नमस्कार, मैं जगबीर चिकारा। आज एक नया चैप्टर, नई वीडियो आपके सामने लेकर कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है शासक और इतिव्यर्थ। मीन्स मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं सदी। ये हमारा सिलेबस में 9 चैप्टर है। 8वां जो चैप्टर है हमारा वो हमारा कटा हुआ है 30% सिलेबस कम होने की वजह से। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और ख़ासकर मुगल दरबार के बारे में आपको ये भी पता है कि भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी और की थी बाबर ने। बाबर जो था वो मध्य एशिया में स्थित फरगना की राजधानी आंदोजान में 14 फरवरी सन 1463 को उसका जन्म हुआ और इसका पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना की एक छोटी सी रियासत का शासक था। पिता का बाबर का पिता तैमूर वंश से संबंध रखता था और 1494 ईस्वी में बाबर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात फरगना का शासक बना। उस समय उसकी आयु केवल 11 वर्ष की थी। 1497 में बाबर ने अपने पूर्वज तैमूर और उसकी राजधानी समरकंद पर विजय प्राप्त की, परंतु बाबर की शीघ्र ही समरकंद को छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में, उसकी गैरहाजिरी में उज़्बेकों, जो मध्य एशिया की एक बहुत ही लड़ाकू जाति थी, उसने फरगना पर अधिकार कर लिया। उज़्बेकों का प्रधान शेबानी खां था और शीघ्र ही बाबर समरकंद से हाथ धो बैठा। 1501 में बाबर ने शेबानी खां को पराजित कर पुनः अपने समरकंद पर, अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। इस बार भी उसको 9 महीनों पश्चात फिर समरकंद अपने हाथों से खोना पड़ा। 1504 में बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की। 1510 में शेबानी खां ईरान के सफावी वंश के शासक शाह इस्माइल से लड़ते हुए मारा गया। 1511 में बाबर ने शाह इस्माइल के सहयोग से समरकंद पर तीसरी बार फिर अधिकार कर लिया और 1513 में उज़्बेकों ने पुनः समरकंद पर अधिकार कर लिया। 1519 तक बाबर काबुल में अपनी शक्ति को संगठित करने में समय व्यतीत कर रहा था। इसके पश्चात उसने भारत को जीतने का अपना ध्यान दिया, क्योंकि उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति जो थी वो काफ़ी खराब थी। क्यों खराब थी? कुछ भारत जो था अनेक अलग अलग छोटे बड़े रियासतों में बटा हुआ था। इसका मैं याद दिला दूं, भारत में मुख्य रियासत थी उसमें दिल्ली, पंजाब, बंगाल, मालवा, मेवाड़, गुजरात, सिंध, कश्मीर। इसके अलावा और भी अनेक छोटी छोटी रियासतें थी। दक्षिण में भी कहीं बहमनी राज्य था, कहीं विजयनगर साम्राज्य में बटा हुआ था, कहीं पुर्तगाली आए हुए थे। आपको पता है कि विदेशी भी बाबर के आने से पहले सन 1498 में प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा सन 1498 में कालीकट की बंदरगाह पर आया था। वहाँ के शासक जयमोरिन ने उसका स्वागत किया था। तो इस तरह भारत बटा हुआ था। अब उसने अपना ध्यान भारत की तरफ लगाया। आज बाबर के भारत पर प्रथम आक्रमण, मतलब पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 में हुई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये तो बाबर का आपने इतिहास पढ़ा, उसके जन्म के बारे में पढ़ा। फरगना का शासक था उमर शेख मिर्जा, उसके पिता का नाम था, समरकंद का शासक था। लेकिन शेबानी खां की ताकत जो थी, उज़्बेक थे, उनका आक्रमण हुआ, उसे समरकंद हाथ से धोना पड़ा। फिर उसने
पर दोबारा आक्रमण किया, लेकिन 9 महीने पश्चात उसे फिर वो खोना पड़ा। इस तरह कभी हाथ से गया, कभी वापस आ गया। अब अपनी शक्ति बढ़ाता रहा। 11 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वो गद्दी पर बैठ गया था। अब उसका ध्यान भारत की तरफ गया, तो भारत में वो आया तो भारत की स्थिति मैंने आपको बता दी। भारत अनेक छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। आज उसके भारत पर प्रथम आक्रमण जो 1526 में हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से जाना जाता है। बाबर एक महान जर्नैल था, महान सेनापति था। उसके प्रयत्नों से भारत पर 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। उसने 1530 तक 5 वर्ष तक उसने भारत पर शासन किया। इस दौरान उसने कुछ महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, जिनमें प्रथम जो विजय है वो पानीपत का पहला युद्ध है, जो विश्व के इतिहास में और भारतीय इतिहास में प्रथम है। वैसे तो पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। एक सबसे पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। दूसरा जो युद्ध था वो युद्ध हैमू और अकबर के बीच लड़ा गया 1556 में। और तीसरा युद्ध जो था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, वो 1761 में लड़ा गया था। आज हम पहले युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। बाबर भारत को विजयों द्वारा एक और तो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, तथा दूसरे और वह वहाँ से अपार धन भी प्राप्त करना चाहता था। उस समय दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी बैठा था। वह बहुत ही अहंकारी शासक था। उसके क्रूर व्यवहार से दुखी होकर बहुत से अफगानों सरदारों ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध विद्रोह कर दी, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस कारण इब्राहिम लोदी की शक्ति उत्तरोत्तर मतलब दिनों दिन कमजोर पड़ती चली गई। ऐसी स्थिति में इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोधी ने दिल्ली की राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयत्नों को और तेज कर दिया। पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी भी स्वतंत्र होने का सपना देख रहा था। इन दिनों 1524 में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया गया। दौलत खान लोधी के द्वारा निमंत्रण दिया गया। बाबर किसी ऐसे ही सुनहरे मौके की तलाश में था। उससे पूर्व भी बाबर ने 1519 और 20 में भारत पर 3 बार आक्रमण किए थे, परंतु यह आक्रमण केवल पंजाब की उत्तरी पश्चिमी सीमा तक ही, जो आजकल पाकिस्तान साइड है, वहाँ तक ही सीमित था। 1524 में बाबर ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। बाबर ने दौलत खान लोधी के सहयोग से प्रसन्न होकर उसको जालंधर, दोआब और दीपालपुर के क्षेत्र दे दिए। इस कारण दौलत खान लोधी को बहुत निराशा हुई। वह तो पूरे पंजाब पर स्वतंत्र शासक बनकर शासन करना चाहता था। इसलिए उसने बाबर के काबुल रोकने के पश्चात पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया। बाबर इस बात का दौलत खान लोधी से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने नवंबर 1525 में भारत पर 5वीं बार आक्रमण किया। इस आक्रमण में उसने सर्वप्रथम दौलत खान लोधी को पराजित करके पूरे पंजाब को अपने अधिकार में ले लिया। इस विजय से उत्साहित होकर बाबर ने इब्राहिम लोधी के साथ 2-2 हाथ करने का निर्णय लिया और अपने 12,000 सैनिकों के साथ दिल्ली की तरफ चल पड़ा। इधर इब्राहिम लोधी को पता चला। इब्राहिम लोधी अपने 1 लाख सैनिकों के साथ पानीपत की तरफ बढ़ा। अब बाबर जो था वो दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। सैनिक कम थे लेकिन उत्साह ज़्यादा था। दोनों सेनाएं जो थी पानीपत के मैदान में आमने सामने आ डटी। कई दिन तक उसके जो गुप्तचर थे उन्होंने इब्राहिम लोधी की सेनाओं का जायजा लिया। अब बाबर ने इस युद्ध को विजय करने के लिए, हालांकि सेना कम थी, और उसने अपने तोपखाने का प्रयोग किया। इससे पहले जितने भी भारत में युद्ध हुए उनमें कहीं तोपखाने का जिक्र नहीं आता। बाबर ऐसा था जो
जो सबसे पहले भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों के साथ ये युद्ध लड़ा गया था, तोप लेकर आया। उसने इस पानीपत के युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति को अपनाया। आगे झगड़े थे, उनके पीछे तोपें लगी हुई थी जो चमड़े के रस्सों से बनी हुई थी, पीछे सैनिक टोलियां थी। इस तरह की नीति अपनाई कि वो पीछे सैनिक टोलियां, आगे से आग जब लड़ाई शुरू हुई, सूरज निकलते ही तो बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन जब तोपों ने आग उगलनी शुरू की तो इब्राहिम लोदी के जो हाथी थे उन्होंने आज तक ऐसी आवाज़ें नहीं सुनी थी, वो भड़क गए और उन्होंने पीछे उठना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया। जब सैनिक वापस हट रहे थे, आगे से तोप आग फेंक रही थी, उधर हाथी पैरों के नीचे सैनिकों को कुचल रहे थे, तो उसकी जो पीछे रक्षक पंक्ति थी, उस रक्षक पंक्ति ने पीछे से इब्राहिम लोदी की सेनाओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। एक तरफ से तोप आग उगल रही थी, पीछे से सैनिक दबाव डाल रहे थे, तो इब्राहिम लोदी इस युद्ध में पराजित हुआ, उसको पकड़ लिया गया और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी कब्र आज भी पानीपत के युद्ध मैदान के अंदर बनी। बाबर जो था, उसने इब्राहिम लोदी की माँ को जब ये पता चला कि उसका बेटा दिल्ली का शासक मारा गया है, तो उसने इब्राहिम लोदी की माँ को माँ का दर्जा दिया, उसका सम्मान किया, उसके अपने पास रखा और दिल्ली के तख्त ताज पर अब बाबर का अधिकार। उसके बाद बाबर जो था, उसने अपना ध्यान जो था वो दूसरी विजयों की तरफ लगाया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पानीपत के मैदान की जो आपने घटनाएं सुनी वो मैंने आपको बता दी। अब इस पानीपत के मैदान के युद्ध में जो मैदान में जो युद्ध हुआ उसके नतीजे क्या निकले, उसके परिणाम क्या निकले। सबसे पहला परिणाम निकला, लोधी वंश का अंत हो गया। इस युद्ध में निर्णायक लड़ाई थी, इसमें इब्राहिम लोधी मारा गया और उसका सदा सदा के लिए अंत हो गया और दिल्ली से लोधी वंश का राज्य छिन गया। दूसरा, मुगल वंश की स्थापना। दिल्ली पर पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त करके उसने भारत में मुगल वंश की नींव रखी और बाबर का उत्साह और बढ़ता चला गया। पानीपत की प्रथम लड़ाई में विजय के कारण बाबर और उसकी सेनाएं बहुत सी उत्साहित हुई, उनका और उत्साह बढ़ता चला गया। अब वह उत्तरी भारत के उत्तरी भागों पर और भी ज़्यादा भागों पर अधिकार करना चाहता था। मुगलों युद्ध प्रणाली में परिवर्तन। बाबर से पूर्व भारत में तोपखाने का प्रयोग नहीं किया गया था। इस युद्ध के पश्चात तोपखाना युद्ध का आवश्यक भाग बन गया और इस तरह बाबर ने भारत में युद्ध प्रणाली के लिए परिवर्तन किया, युद्ध नीति बदलती चली। और सबसे लास्ट बात हमारी चली तो उसमें मुगलों और राजपूतों के मध्य युद्ध अनिवार्य हो गया। जो सबसे भयंकर जो परिणाम निकला, पानीपत के विजय के पश्चात मुगलों और राजपूतों के बीच युद्ध जरूरी हो गया था, क्योंकि दिल्ली से लगते राज्य थे वो राजपूत शासक थे। इसका कारण यह था कि राजपूतों का राणा सांगा, जिसको हम राणा संग्राम सिंह भी कहते हैं, दिल्ली पर अपना अधिकार करना चाहता था। डॉक्टर राधेश्याम ने ठीक लिखा है कि पानीपत की लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम लेकर निकली थी। अब जब बाबर जो विजय हुआ, उसकी विजय के इस पानीपत के युद्ध में कुछ कारण थे, उन कारणों को बताता हूँ क्यों। भारत में बाबर की विजय के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। तो 16वीं शताब्दी में भारतीय राज्य परस्पर आपस में लड़ते रहते थे, शक्तिहीन हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे और बाबर इसके लिए ऐसे शासकों को पराजित करना उसके लिए बहुत ही आसान था। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने व्यवहार के कारण अपनी जनता, अपने सरदारों, अपने अधीन शासकों में प्रिय नहीं था। इसके कारण भी जनता ने उसका सहयोग नहीं दिया। वह बदनाम था। वहाँ की जनता उससे छुटकारा पाना चाहती थी। इब्राहिम लोदी की सेना बहुत ही निर्बल थी, कमज़ोर थी
और अधिकांश सैनिक जो थे वो लूटमार में विश्वास रखते थे और लूटमार के लिए एकत्रित हुए थे। उनके युद्ध करने के ढंग जो थे वो पुराने थे, योजना का अभाव था। इब्राहिम लोदी ने पानीपत में 8 दिनों तक बाबर की सेना पर आक्रमण न करके पराजित होने का सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, 1 लाख सेना थी और जहाँ 12,000 सैनिक थे। 8 दिन तक सेनाएं आमने सामने डटी रही। बाबर के गुप्तचर उसकी कमियों को पकड़ गए, लेकिन इब्राहिम लोदी ने बहुत बड़ी गलती की। अगर आते ही आक्रमण हो जाता तो शायद युद्ध में उसकी विजय होती, लेकिन पराजित होने का 8 दिन आमने सामने डटने का एक बहुत बड़ा उसने गलती की थी। बाबर एक योग्य सेनापति था, उसे युद्धों का पूर्ण अनुभव था और बाबर द्वारा तोपखाने के प्रयोग से भारी तबाही हुई। इब्राहिम लोदी के सैनिक अपने तीर कमानों और तलवारों से उसका मुकाबला नहीं कर सके और इस युद्ध ने मुगल वंश की एक नींव रख दी, एक नया साम्राज्य बड़ा कर। बाकी जो नेक्स्ट लड़ाई है और नई वीडियो में लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा।